बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। इसके पहले हमने वर्ण, वर्ण के भेद के अंतर्गत स्वर व्यंजन के बारे में जाना और वर्णमाला पढ़ा, विराम चिन्ह पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। ठीक है। तो शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों का जो सार्थक मेल है, ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या लिखेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। वैसे तो हम सार्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि दाल, वाल, बड़ा, बड़ा। दाल, दाल तो जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किंतु वाल, वाल क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है। बड़ा, बड़ा यानी विशाल भी होता है और बड़ा जो हम खाते भी हैं। ठीक है। तो वो एक बड़ा जिसका अर्थ निकला। और दूसरा वड़ा, वड़ा क्या है? वड़ा का कोई अर्थ नहीं है। तो हम क्या करते हैं? सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ये साथ साथ होता रहता है सामान्य रूप से। ठीक। अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे मन लिखा हुआ है। ठीक है। ये देखिए, मन, मन क्या है? एक शब्द है। मन क्या है? एक शब्द है। इसके पहले भी मैंने कलम जो बताया आपको, कलम क्या है? शब्द है। तो मन शब्द के हम यहाँ पर अर्थ देखते हैं। ठीक है, कि क्या होता है। जैसे मन का अर्थ है चित्त, चित्त मतलब दिमाग। ठीक। और दूसरा अर्थ है मात्रक के रूप में, वजन के रूप में लिया जाता है। ठीक। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मन चित्त और मात्रक के रूप में कैसे। ठीक। अंकित अपने मन की बात नहीं बताता, अंकित अपने मन की बात नहीं बताता। उसके दिमाग में जो बातें हैं वो किसी को वह बताता नहीं है। ठीक है। इस रूप में हमने समझा। अब दूसरा उदाहरण है, सेठ ने मुझे एक मन धान दिया। सेठ ने मुझे एक मन धान दिया। एक मन मतलब हो सकता है उसका वो 40 किलो वजन के हिसाब से कितना दिया। ठीक है, कितनी मात्रा में दिया उसको बताया जा रहा है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं यही समझाने का आपको प्रयास कर रही हूँ कि यहाँ मन का अर्थ दो रूपों में है, एक चित्त के रूप में और दूसरा मात्रक के रूप में। ठीक है। मात्रक मतलब यहाँ पर वजन, मन, मन मतलब वजन, किलो, कितना किलो। ठीक है, 20 किलो भी हो सकता है, 40 किलो भी हो सकता है। ठीक। तो इस रूप में ये मन क्या है? शब्द। मन क्या है? शब्द। तो शब्द के अर्थ को हमने समझा किस रूप में? चित्त और मात्रक के रूप में। किसके रूप में? चित्त और मात्रक के रूप में। बच्चों, शब्द भंडार को देखा जाए तो हमारा जो हिंदी शब्द भंडार है वो काफी विस्तृत है, काफी विशाल है, जिसका वर्गीकरण करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कुछ बातें हैं जिनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है ये देखते हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं शब्द भेद, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति या विकास के आधार पर शब्द भेद। देखिए किस तरह से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। किस आधार पर? उत्पत्ति या विकास के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कैसे? तत्सम, तद्भव, देशज। तत्सम उसके समान। ठीक है। जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो संस्कृत शब्द हैं उसका हिंदी में परिवर्तन हो गया या हिंदी में परिवर्तन रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पत्र है तो उसका हिंदी रूप में पत्ता। ठीक है। देशज, जो स्थानीय भाषा है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसे हम देशी, जो हमारी देशी शब्द हैं, जो स्थानीय रूप से स्थानीय भाषाओं में बोला जाता है, उसे हम
देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। विदेशी, विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी हैं लेकिन उसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे स्कूल है ना, विद्यालय को हम क्या कहते हैं, स्कूल। ठीक है। और प्रोफेसर। ठीक। तो ये सारे शब्द हैं। आगे देखते हैं रचना के आधार पर। अगला वर्गीकरण किस आधार पर है, शब्द भेद जो है वो रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर शब्द भेद या कहीं कहीं पे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, तो कंफ्यूज मत होना, यही है रचना के आधार पर शब्द भेद ही या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर लिखा हुआ होता है, तो ये अलग है, मत समझना। ठीक है। तो इसके आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आते हैं। ठीक है। पहले हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है। अब हम रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है। रूढ़ शब्द जो परंपरागत रूप से व्यक्ति, वस्तु, भाव के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो परंपरागत रूप से, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है। जिसका खंड करने पर, ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ यौगिक, ये यौगिक शब्द के समान ही होते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर या रूपांतर की दृष्टि से। प्रयोग के आधार पर या रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है। विकारी जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर, जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। ठीक है। लिंग, वचन, कारक के कारण या उसके आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है, एकार्थी शब्द आते हैं उसके अंतर्गत, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची विलोम शब्द। अब देखते हैं एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एकार्थी ऐसे शब्द जिसका केवल एक अर्थ निकलता है, एक अर्थ प्रयोग में लाया जाता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ प्रकट करता है, जो किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करता है, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द ऐसा शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता है। विलोम शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करे, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपको जो ये शब्द भेद है इसका संक्षिप्त रूप मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं इसका विस्तार पूर्वक बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको प्रोजेक्ट का काम भी दे रही हूँ, तो आज केवल शब्द को यहीं तक जानते हैं। प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं क्या है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको प्रोजेक्ट कॉपी लेनी है और उसमें आपको लिखना है दो प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी, जो दो प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी को लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ठीक है। अब देखते हैं
दो प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी में आप मदर टेरेसा हो या स्वामी विवेकानंद हो या महात्मा गांधी हो या सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी जो महान व्यक्ति हैं, है ना, जो प्रसिद्ध हैं, जिनका जो व्यक्तित्व है काफ़ी अच्छा है, उनके बारे में, जिन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, जिनका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली है, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लिखेंगे, कोई दो व्यक्ति के बारे में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा विस्तार रूप नहीं लिखना है, उसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। उसके बाद कविता लिखना है आपको। कविता लिखनी है स्वच्छता पर आधारित और कोरोना जो अभी हमारे बीच है, ठीक है। तो स्वच्छता भी जरूरी है ना, कोरोना में स्वच्छता भी जरूरी है। तो आपको स्वच्छता पर आधारित एक कविता लिखनी है और दूसरा जो है कोरोना पर आधारित एक कविता लिखनी है। ज़्यादा नहीं, 10-15 लाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। कविता के लिए आप मोबाइल पे सर्च मार सकते हैं या फिर आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं या आप खुद लिख सकते हैं, तो आप खुद लिखिए, ठीक है। लेकिन अच्छा लिखना है, पहले रफ में लिख लेना, उसके बाद उसको फाइल में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने क्या जाना, शब्द किसे कहते हैं और संक्षिप्त रूप में शब्द भेद को जाना, ठीक है। और प्रोजेक्ट कार्य को भी देखा कि आपको कैसे बनाना है। तो प्रोजेक्ट कार्य को लापरवाही से मत लेना, प्रोजेक्ट कार्य को आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। थैंक यू।